ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग जो है ये मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर का जो है रिवीजन कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको कुछ ज़्यादा डिटेल में बता दिया, लेकिन जो है हमें 5 नंबर के हिसाब से जो है इसको प्रिपेयर करना है अच्छे से। तो मिनरल, व्हाट इज ए मिनरल, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज में आपको जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स लाइक मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन फेरस नॉन फेरस विद एग्जांपल्स। देन 3 बेल्ट्स ऑफ मिनरल्स, आपको इसमें नजर आ रहा है ना, 3 बेल्ट्स ऑफ मिनरल्स। हमारे भारत में कौन कौन से बेल्ट्स हैं मिनरल्स के, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है आपका, साउथ वेस्टर्न रीजन है, देन नॉर्थ ईस्टर्न है। तो ये सब आपको अच्छे से, और कौन से मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज यहाँ पर है, तो ये रट्टा मारने वाली बात है, आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आयरन ओर का मैंने कल बता दिया था कि आयरन ओर के ओर्स पता होने चाहिए कौन कौन से हैं, कोल के कौन से ओर्स हैं, इनकी यूजेस क्या हैं, और ये मुख्य क्षेत्र कहाँ है जहाँ पे ये पाए जाते हैं। अलॉन्ग विद मैप, जो आपका सिलेबस में मैप भी आया हुआ है, उसके थ्रू आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। नॉन फेरस हमने पढ़ लिया था, और आज हमने स्टार्ट किया था एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज में मैंने आपको बताया था कि जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा जिसे हम पावर कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो होता है वो कई सोर्सेज से होता है। लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग जो है वाटर के थ्रू डैम बना के हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, या तो हम लोग कोयले को बर्न करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं शुभम, आप आए थे कल? हाँ, थर्मल एनर्जी क्या होती है? यस, इलेक्ट्रिसिटी विच इज जनरेटेड थ्रू बर्निंग ऑफ कोल इज नोन एज थर्मल एनर्जी। एंड जहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? थर्मल पावर प्लांट। सो देयर आर मोर देन 300 थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया। इट मीन्स कि इंडिया इज हाईली रिच इन कोल। विच टाइप ऑफ कोल? इंडिया हैज गुड रिजर्व ऑफ विच टाइप ऑफ कोल? हेमेटाइट. Hematite is the first best quality or second? Second. Which is the first best high quality of iron ore? Magnetite, because it has less impurity. ठीक है ना? After refining this magnetite ore, you will get 70 to 80% iron, pure iron. Whereas in hematite, you will get only 50% of iron ore. So it is second best quality, but as you know about the characteristic of a mineral, those minerals who are of good quality, they are found less in nature, है ना? Then energy resources में अपने, हाँ, which are the 3 fossil fuels? जीवाश्म ईंधन के नाम बताइए, जीवाश्म से बने हुए ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल। ओके, इन्होंने मुझे आंसर दिया विकास ने। अभी आप बताइए विपिन, मैंने कल ही बताया था आपको कि कौन से ऐसे 3 आपके फ्यूल्स हैं विच आर क्रिएटेड थ्रू लिविंग बींग्स, रिमेन्स, फॉसिल्स। फॉसिल क्या होता है? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनकी जो हड्डियां सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, वो दब जाती हैं नीचे, तो उससे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कोल जो है इट इज ओनली मेड बाय वेजिटेशन, ओनली प्लांट्स, ट्रीज, ठीक है। जब वो दब जाते हैं, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स बीत जाते हैं, तो उसके वजह से आपको बनता है कोल, पीट बनता है, फिर उसका कोल फॉर्म होता है जब जितना ज्यादा लंबा टाइम होगा। एंड अगर हड्डियां हैं, स्केलेटन्स है, बोन्स है, तो उससे क्या बनता है? नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। तो ये आपके हैं जीवाश्म ईंधन, ठीक है। और इन्हें हम बहुत पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन अगर हम और दूसरों की बात करें, लाइक हाइड्रो पावर है, थर्मल पावर है, आपका एटॉमिक पावर है, न्यूक्लियर पावर है, या फिर आपका जियोथर्मल पावर है ना, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, तो ये आपके अलग तरह के फ्यूल हैं, ये आपके अलग कैटेगरी में आएंगे, जो हम अभी इसके बारे में भी पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा वो है कोल, हमने पढ़ लिया था। कोल इंडिया में किस टाइम पीरियड का मिलता है? 2 टाइम पीरियड का मिलता है इंडिया में कोल, गोंडवाना एंड टर्जरी। गोंडवाना का कहाँ, किस एरिया में मिलता है कोल? इंडिया का सबसे रिच एरिया कौन सा है कोल का इंडिया में? अभी सोचो, चाटा खाने के लिए वेस्ट बंगाल में। यस, अभी खुशी ने, किसने आंसर दिया? खुशी। हाँ, खुशी ने आंसर दिया है। हाँ, दामोदर वैली। सुरभि बता रही है कि हमारे यहाँ पे जो है गोंडवाना और टर्जरी का मिलता है। गोंडवाना जो है भाई, जब एक बार बता दिया गया आपको कि छोटा नागपुर एरिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो एरिया है वो सबसे रिच है हर तरह के मिनरल्स में। मेटेलिक है, और मेटेलिक में फेरस, नॉन फेरस दोनों, और नॉन मेटेलिक में भी है, ठीक है। बस कुछ मिनरल्स जैसे लेड, जिंक, ये नहीं मिलते हैं, बाकी सब यहाँ पे। कॉपर नहीं मिलता, कॉपर कम मिलता है।
तो आपको ऑब्वियस सी बात है, कोल सबसे बड़ी खदान कौन सी कोयले की इंडिया में, बताइए, मैंने कल कितनी बार बताया था आपको, खदान का नाम पूछ रही हूं मैं, सबसे बड़ी कोयले खदान कौन सी भारत की, आपके सिलेबस में आपने देखा ही तक नहीं है, सुन भी मैं बता रही हूँ। दूसरे बच्चे तो जो करेंगे करेंगे, लेकिन अगर जो बच्चा अच्छे नंबर स्कोर करना चाहता है, जो मुझे लग रहा है कि अच्छा है पढ़ने में, अगर आपने मैथ में आनाकानी की तो आप बिल्कुल 10 नंबर आप गवा बैठोगे। इस तरह से आप एग्जाम आने वाला 1 महीने के बाद, तो आप लोगों को झरिया का नाम नहीं पता है, जबकि मैं कल 2 दिन से झरिया झरिया बोल रही हूँ। झरिया जो झारखंड में है सबसे बड़ी कोयले खदान है, क्योंकि आप सुनते ही नहीं हो, लिखने से कोई फायदा नहीं, जितनी बार मैं बोलूंगी उतनी बार आप लिखोगे। झारखंड में झरिया है, उसका वो सबसे बड़ी खदान है। दूसरी सबसे बड़ी खदान मैंने क्या बताया था, रानीगंज। रानीगंज। रानीगंज कहाँ पर है, नहीं पता होगा। अब ना मैं फिर देखो, मैं प्रैक्टिकल में 1 नंबर नहीं दूंगी, मैं बता रही हूँ, अगर आपका रिस्पांस नहीं आया और प्री बोर्ड में आपने अच्छा नहीं किया तो आपको प्रैक्टिकल में भी नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं बहुत बारी सारी चीजें बता रही हूँ और आप लोग किसी तरह से उसको लर्न नहीं कर, घर पे आपका कोई वो मतलब नहीं लर्न करने का। हमने पेट्रोलियम कर लिया था, पेट्रोलियम को हम और किस नाम से जानते हैं, लिक्विड गोल्ड कहते हैं, तरल क्या बोलते हैं, स्वर्ण, स्वर्ण कुछ और नाम दिया जाता है उसको, तो क्यों दिया जाता है पता है आपको, अजय आप बताइए जरा, लिक्विड गोल्ड क्यों कहते हैं आप पेट्रोलियम को, डाइवर्सिफाइड यूजेस है। अगेन आप हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आपको लैंग्वेज क्या यूज करनी है, प्रॉपर लैंग्वेज, है ना, जैसे इसमें लिखा होगा डाइवर्सिफाइड यूजेस, इट मींस इट हैज नंबर ऑफ यूजेस, है ना। तो आपको बुक में जो हिंदी में दिया होगा आप वो लिखेंगे, क्या दिया होगा आपको डाइवर्सिफाइड यूजेस का। सब बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे और उसमें जो ढंग की लैंग्वेज है उसको आप कुछ चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको खुद की लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं है, तो उसमें से आपको लर्न करके नहीं लिखेंगे तो आप लिख के भले ही 2 पेज आए, आपको नंबर कुछ नहीं मिलेंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये फील्ड बेस्ड एंड मार्केट बेस्ड रिफाइनरीज के बारे में बताया था। एंड देन हम नेचुरल गैस पढ़ने जा रहे हैं। द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम गेल कहते हैं, was set up in 1984 as a public sector undertaking to transport and market natural gas. ठीक है, जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इट इज a government undertaking, it is led by government, and it was established in 1985 as a public sector undertaking. And you know about public sector undertaking, public means those industries which are run and managed by गवर्नमेंट, पब्लिक उसी को कहते हैं हम। एंड इसका मेन एम क्या था, टू ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट नेचुरल गैस। इट मींस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नेचुरल गैस इज ए वेरी हेक्टिक टास्क एंड बहुत ही बड़ा टास्क होता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना एंड देन मार्केट तक पहुंचाना गेल का काम है। इट इज ऑब्टेन्ड along with oil in all oil fields, but exclusive reserves have been located along the eastern coast. ये कह रहे हैं कि नेचुरल गैस हमें कहाँ मिलता है, along with पेट्रोलियम। कल मैंने बताया था ना आपको कि जहां जहां पेट्रोल का रिजर्व मिलेगा आपको वहीं पे नेचुरल गैस भी मिलेगा, बट देयर आर सर्टेन साइट्स आल्सो वेयर नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड सेपरेटली फ्रॉम पेट्रोलियम। तो सेपरेट इसका जो है रिजर्व भी मतलब मिला है गवर्नमेंट को, लाइक तमिलनाडु, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश में। नाउ नेक्स्ट है आपका, हाँ ये देखिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन सेट अप इन 1956, ONGC आप अंडरलाइन कर लीजिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ऑफ इंडिया। कमीशन की जगह बच्चे बहुत गलत इधर उल्टा सीधा लिखते हैं, लेकिन वैसा नहीं लिखना आपको। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन वाज सेटअप इन 1956। दिग्बोई जो है भारत की सबसे पहली ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, सबसे पहला, अंग्रेजों के टाइम से ही इसको डिस्कवर कर दिया गया था। देन असम में आपका है दिग्बोई, नहरकटिया, ये सब अगेन मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, आपको देख लीजिएगा कि असम में कौन कौन सा है, दिग्बोई, नहरकटिया, मुरान। गुजरात में अंकलेश्वर, कोयाली और आपका जो है ये जामनगर, ये सब आपके वहां पर है, तो ये सब आपको खुद पढ़ना है। देन उसके बाद आपका जो है मुंबई हाई, मुंबई हाई इंडिया का सबसे अधिक जो है सप्लाई करता है, जो कि 160 किलोमीटर अंदर है, पानी के अंदर है, अरब सागर में। एंड ये 1973 में डिस्कवर हुआ था। 1970 ये तो मैंने पढ़ा दिया था ना, ये तो तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो, मैं अगेन उसी पर आ गई थी, ठीक है। तो अब आपने जो है, हमने एनर्जी रिसोर्सेज पढ़े, तो हमने उसमें सबसे पहले क्या पढ़ा, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, बिकॉज दे आर जीवाश्म ईंधन, या फिर हम उन्हें फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, ठीक है, वो नेचुरली उत्पन्न होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसका मतलब हमें एक डिफरेंस क्या लिखना पड़ सकता है, डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। आई थिंक आप 10th में भी आपने पढ़ा, इसको पढ़ा है ना, कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक और गैर पारंपरिक, ये पढ़ा है ना आपने, क्लास 10 में पढ़ा है आपने ये। तो इसका तो बहुत ही आसान, अगर आप ये ना भी पढ़े
तो हमारे जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गए, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। पारंपरिक वो होते हैं जिसे हम ट्रेडिशनल कहते हैं, है ना, तो आपको अपना वर्ड क्या यूज करना पड़ेगा, दीज आर द ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज व्हिच वी आर यूजिंग फ्रॉम वेरी क्या बहुत पहले से, एंशिएंट टाइम तो नहीं कहेंगे लेकिन मतलब बहुत पहले से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। वेयर एज गैर पारंपरिक या फिर आपका जो नॉन कन्वेंशनल है, दे आर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न सोर्सेज ऑफ एनर्जी जनरेशन। तो वर्ड आपका उसमें ट्रेडिशनल आएगा, इसमें मॉडर्न आएगा, क्योंकि मॉडर्न मतलब इनको हमने अभी इस्तेमाल करना शुरू किया है, ठीक है। फिर दूसरा डिफरेंस क्या आएगा, कन्वेंशनल कैसे होते हैं, एग्जॉस्टेबल होते हैं, सबसे बड़ा डिफरेंस है। कन्वेंशनल रिसोर्सेज या जिसे हम पारंपरिक कहते हैं, दे आर एग्जॉस्टेबल, खत्म होने वाले होते हैं, लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अगर हमने उन्हें प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे और फिर वो जनरेट नहीं हो पाएंगे आसानी से, क्योंकि वो दे टेक मिलियंस ऑफ इयर्स इन रीजनरेशन। ऑन द अदर हैंड, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज आर inexhaustible. Inexhaustible means that they are amply present in the environment and then they can be used again and again. बट इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको मतलब गलत तरीके से यूज करो, उसका फिर कुछ और ड्रॉबैक निकल सकता है। तो उतना हम लिखना नहीं, बस इतना है कि दे आर इनएग्जॉस्टिबल एंड दे आर सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है एंड दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। देन थर्ड क्या होगा, चीप एंड एक्सपेंसिव। ओके, उससे पहले आप लिखोगे इसके बारे में, इको फ्रेंडली के बारे में। आपको टर्म क्या यूज करना है, इको फ्रेंडली। दैट कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर ये वर्ड यूज नहीं करना है, इट इज इको फ्रेंडली, दिस इज नॉट इको फ्रेंडली, नॉट व्हाट मैंने आपसे कहा ना कि वो आपको ये टर्म यूज नहीं करना है। ये बच्चों वाली चीजें होगी, बहुत पहले निकल चुका है। इट इज रिन्यूएबल, इट इज नॉट रिन्यूएबल, नॉट ये सब चीजें आपको इस्तेमाल नहीं करनी। अपोजिट आप ऐसे नहीं बताते हो, जब आप डिफरेंस बताते हो तो आप एक को पूरा एक्सप्लेन करते हो और उसका काउंटर पार्ट भी आप पूरा एक्सप्लेन करते हो, है ना। तो आप जैसे आपने बताया कि इट इज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, इट कैन वंस इट इज डिप्लीटेड इट कैन नॉट बी रीजनरेटेड बिकॉज द रेट ऑफ रीजनरेशन इज वेरी स्लो ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ऑन द अदर हैंड, आप अगर आपने लिख दिया इट इज नॉट एग्जॉस्टिबल, तो वो आपका आंसर बिल्कुल ही बेकार माना जाएगा। आपको क्या लिखना है, इट इज इनएग्जॉस्टिबल बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इन सफिशिएंट क्वांटिटी एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, काउंटर आप ठीक से करोगे उसको, ठीक है। तो आपने लिखा कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज, अब ये आप इसमें इको फ्रेंडली कहाँ तो यूज नहीं कर पाओगे, नॉट इको फ्रेंडली तो लिखोगे, इसमें लिखोगे आप दैट दे पॉल्यूट द एनवायरमेंट, है ना। दे इसी तरह से मतलब आपको सेंटेंस बना सकते हो कि दे कॉज पॉल्यूशन इन द एनवायरमेंट और दे डिग्रेड द एनवायरमेंट, है ना, बिकॉज द स्मोक व्हिच आर एमिटेड थ्रू द बर्निंग ऑफ दीज फॉसिल फ्यूल्स दे पॉल्यूट द एनवायरमेंट। On the other hand, non-conventional resources, they are eco-friendly and there is no harm to the environment. Like आप लिख दोगे सोलर एनर्जी ऐसे करके। एंड देन आपने जैसे कहा कि चीप होता है ना, तो आप उसमें लिख सकते हो कि वैसे तो चीप दोनों ही ये जो है आपका कन्वेंशनल, इट इज एक्सपेंसिव। कोल, पेट्रोलियम जो नेचुरल गैस है वो एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसको जो निकालने का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है वो भी काफी महंगा होता है ना, मशीन लगती है उसको निकालने में। तो ये काफी मतलब हमारा देश इम्पोर्ट करता है बाहर से, तो ये क्या है, इट इज एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ इट्स स्केर्सिटी, है ना, एंड वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। जो चीज कम है एनवायरमेंट में और उसको निकालना मुश्किल है तो वो महंगी होगी, एक्सपेंसिव है ना। अब आप उसका काउंटर क्या दोगे कि बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, नहीं ये आप हाँ ये भी लिख सकते हो। फिर पहले आप लिखना है कि देयर इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज हाई, है ना, जो आपका सोलर एनर्जी ये सब है इनका इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई होता है, बट वंस दे आर इंस्टॉल्ड देयर रनिंग कॉस्ट इज लो, है ना। अब आपको कहीं विंड पावर बनाना या बनाना ये सबके बस की बात नहीं है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक बार कहीं बन गया, मान लो किसी तरह से बना दिया, गवर्नमेंट ने बना दिया, या फिर कहीं सोलर एनर्जी अब घर घर में लोग बहुत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, तो अगर आपने एक बार उसको बना दिया तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि सोलर एनर्जी आपको एक बार बनाना मुश्किल होगा, लेकिन एक बार अगर आपने उस पर पैसे खर्च कर दिए तो आपको आराम से फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। कम से कम आपका पानी गर्म हो जाएगा। आपने देखा है बहुत जगह आज ये इस्तेमाल होता है, वो एक कैप्सूल टाइप में आता है, ऊपर आप लगा दीजिए वो सोलर एनर्जी के लिए, और फिर आपको कम से कम गीजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अगर उस एरिया में होता है यहाँ पे जहाँ पे हमेशा वो धूप आती रहती है, तो इंडिया तो इसमें बहुत अच्छा है क्योंकि इंडिया में हमेशा धूप आती रहती है, ठीक है। तो ये सारे देन लास्ट में आप क्या देंगे, एग्जाम्पल, दोनों के एग्जाम्पल आप देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या टॉपिक है। अब हम आते हैं न्यूक्लियर पावर एनर्जी पे। Nuclear energy has emerged as a viable source in recent times,
important minerals used for the generation of nuclear energy are uranium and thorium. हम न्यूक्लियर एनर्जी कैसे जनरेट करते हैं? इन दो खनिजों को यूज करके, यूरेनियम को और थोरियम को. यूरेनियम डिपॉजिट्स अकर इन द धारवाड़ रॉक्स. धारवाड़ ये भी बहुत पुराना टाइम पीरियड है. यूरेनियम ओर्स आर नोन टू अकर इन सेवरल लोकेशंस अलोंग द कॉपर बेल्ट. सिंहभूम कहाँ है आपका? ये यहीं पर है, ओडिशा. इट इज ऑल्सो फाउंड इन उदयपुर, अलवर एंड झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. मतलब राजस्थान जो है यूरेनियम में काफी अच्छा उसका रिजर्व है. देन कुछ हिस्सों में पाया जाता है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा. देन थोरियम देखते हैं कहाँ पाया जाता है. थोरियम इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनाजाइट एंड इल्मेनाइट इन द बीच सैंड्स अलोंग द कोस्ट ऑफ केरल एंड तमिलनाडु. ये कह रहे हैं कि केरल और तमिलनाडु का जो सैंड है बीच के पास, उसमें से उनको थोरियम ऑब्टेन होता है. वर्ल्ड्स रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट्स अकर इन पलक्काड एंड कोलम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरल नियर विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश एंड महानदी रिवर इन ओडिशा. तो थोरियम स्पेशली केरल में आपको मिलता है और यूरेनियम आपको राजस्थान के एरिया में मिलता है. एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948. प्रोग्रेस कुड बी मेड ओनली आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट एट ट्रॉम्बे इन 1954. कमीशन तो पहले ही बन गया था, लेकिन तरक्की होना कब, डेवलपमेंट कब ज्यादा हुआ है? जब हमारा ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र में है ये, ट्रॉम्बे में सबसे पहला हमारा जो है एटॉमिक एनर्जी प्लांट बनाया गया, जिसका बाद में उसका नाम क्या रखा गया? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. सुना है आपने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का नाम? क्यों इंडिया में नहीं रहते हो क्या? नहीं, इतना होगा कि भाभा एटॉमिक, भाभा का नाम है, बहुत बड़े सबसे बड़े साइंटिस्ट तो वही है. ये क्या विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई का भी आपने नाम सुना होगा. स्पेस में तो इन लोगों का नाम है. तो ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है 1967 में इसको बदल दिया गया इसका नाम. द इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में कौन कौन से हैं? तारापुर महाराष्ट्र में है, रवात भाटा कोटा राजस्थान में है, कालपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा यूपी में है, कायगा कर्नाटका में है एंड ककरापारा कहाँ पे है? गुजरात में. ठीक है. नाउ सोलर एनर्जी. अच्छा, सोलर एनर्जी पे काफी क्वेश्चंस आते हैं. न्यूक्लियर पावर पे थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन अब हम लोग बोर्ड के बारे में कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कहाँ से दे दें. लेकिन सोलर एनर्जी जो होता है ना, इसके बारे में काफी देते हैं. तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा आपका कि व्हाई द फ्यूचर ऑफ सोलर एनर्जी इज वेरी रिच इन इंडिया, या फिर हाउ सोलर एनर्जी कैन बी जनरेटेड. और इस तरह से कोई भी मतलब इंडिया के ऊपर बना के क्वेश्चन दे सकते हैं कि इंडिया में सोलर एनर्जी जो है इसके इतने स्कोप क्यों है, क्यों इसको बहुत अच्छे से हम डेवलप कर सकते हैं, या फिर हमारे लिए अल्टरनेटिव सोर्स कैसे बन सकता है. तो सोलर एनर्जी पे कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको आता है, कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप आंसर यही लिख सकते हो. जैसे देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि सोलर एनर्जी हमारे लिए इतना काम का इसलिए है क्योंकि वी आर ट्रॉपिकल कंट्री. इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्री. ठीक है, बिकॉज वी लाई नियर टू द इक्वेटर. हम इक्वेटर के पास है. ठीक है, और कर्क रेखा हमारे बीच से होकर गुजरती है. तो क्योंकि हम लोग इक्वेटर के पास हैं, तो इससे क्या होता है कि डायरेक्ट सन की रेज आती है. तो आपने पढ़ना पड़ा है ना, जो सन की डायरेक्ट रेज है वो कहाँ पहुंचती हैं? इन द इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल एरियाज. ठीक है, तो जब वहां पे डायरेक्ट रेज पहुंचेंगी, तो हमारे इंडिया में सबसे अच्छी बात क्या है? इंडिया क्या पूरे एरिया में, इक्वेटर एंड ट्रॉपिकल एरियाज में जो भी कंट्रीज पड़ती हैं, उनके लिए सबसे अच्छा क्या है कि सन की रेज डायरेक्ट आती है और लंबे समय के लिए आती है. अगर हम आप अपने भारत में खुद अगर आप महसूस करोगे, तो हमारे यहाँ पे साल भर धूप रहती है ना, साल भर धूप रहती है, अच्छी खासी धूप रहती है. सुबह जो धूप निकलेगी 8 बजे, वो आपके पूरे 4 बजे तक तो रहती है ना, अच्छी खासी धूप रहती है. अगर आप सर्दियां देखें, तो सर्दियों में भी कोई ऐसा दिन जाएगा जिस दिन धूप ना निकली हो, जबकि है विंटर सीजन. लेकिन ऐसा कोई दिन जाता है जिस दिन धूप ना निकले. उल्टा आप इस एरिया में तो मतलब कि हमेशा धूप निकलती है. बहुत सारे ऐसे एरियाज हो सकते हैं लाइक यूपी, जो एक्सट्रीम उसमें है, तो वहां पे क्या है कि वहां पे धूप नहीं निकलती हुई. लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कुछ दिनों मैक्सिमम टाइम धूप निकलती. कहने का मतलब कि एवरेज इंडिया में हमेशा धूप निकलती ही है. अब आप नॉर्वे चले जाइए, स्वीडन, वहां पे तो धूप, वो लोग उनको सूरज देखने को नहीं मिलता है साल भर. 6-7 जब समर आता है तो भी उनको सूरज देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही ऊपर है. तो वहां पे जो रोशनी तो पहुंचती है, बस नाम की किरण, बस उजाला है, लेकिन वहां पे वो महसूस नहीं होता है ना. तो इंडिया का सबसे अच्छा क्या है? इंडिया लाई इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया. दैट्स व्हाई इट रिसीव्स सोलर एनर्जी फॉर मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम थ्रू आउट द ईयर. एक दिन में भी 24 घंटे में से भी सबसे अधिक मिलता है, और साल भर में भी अच्छा खासा मिलता है ना. यहाँ पे बहुत बारिश का वैसा कुछ प्रॉब्लम है ना, विंटर का कुछ है. तो विंटर में भी अच्छी खासी बारिश, सोलर एनर्जी होती है. तो जब अनइंटरप्टेड हमें सप्लाई मिलता है सोलर एनर्जी का, तो हम उसको ट्रैप करके और कॉन्टिन्यूअस उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, प्रॉब्लम तब होती है जब भी कम मिल रहा है.
कभी आ रही थी कभी नहीं आ रही थी। जब हमारे पास कॉन्टिन्यूस सोलर एनर्जी है तो हम उसे हर जगह इस्तेमाल करके उसको कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंडिया के गाँव गाँव में इस्तेमाल होता भी है ये। बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो, तो नहीं आ रही आवाज नहीं। हेलो, यस मैम। यस मैम। बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। हेलो, जाओ उस पर दबाओ माउस से रीजन पे। जब नेटवर्क ही नहीं पकड़ा तो कहाँ से होगा? हैं? ये नो इंटरनेट दिखा रहा है केबी वाला। वही जो है, नेट नहीं चल रहा ना।
आप लोग को नहीं दिखाई देगा, अगर इसमें ऐड हो भी गया तो आप लोग को नजर नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे नहीं चल रहा ना, नेट का कोई भरोसा ही नहीं। तो यहाँ पे तो बहुत बेकार है नेट, यहाँ पे वो नहीं चलता है। कौन सा नेटवर्क? एयरटेल तो बिल्कुल चलता ही नहीं है। कौन सा नेटवर्क यहाँ पे फास्ट है? वोडाफोन आइडिया वही है क्या? अच्छा बताओ, इसको जैसे वो कराना है ना, अपग्रेड कराना है एयरटेल वाला, तो ये हो जाएगा ना, मतलब चेंज कराना है। तो ये आवाज बोली, कुछ आवाज ही नहीं आ रही है क्लास में। चेंज करना पड़ेगा, नेटवर्क आता नहीं है। बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. हेलो? Yes, आ ma'am. रही हूँ? नेट चला गया, नेट चला गया था मतलब। ठीक है, चलो अब इसके बाद जो है सोलर एनर्जी हम लोग कर रहे थे। जैसे आपको पता है सन रेज, सोलर एनर्जी होती क्या है? सोलर एनर्जी मींस सन रेज टैप्ड इन फोटोवोल्टाइक सेल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जो सन की रेज आती है, सन की ऊर्जा आती है, उससे हम फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं, जो आपने देखा होगा ना, इस तरह से लगा रहता है, जो भी मशीन होती है आपने देखा होगा, तो वो उसको ट्रैप करता है और सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, तो उसी को हम सोलर एनर्जी कहते हैं। द टू इफेक्टिव प्रोसेस कंसिडर्ड टू टैप सोलर एनर्जी एक्सेट्रा फोटोवोल्टाइक्स एंड सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। दो टेक्नोलॉजी कौन सी है? एक तो फोटोवोल्टाइक्स है, एक है आपका सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी, दोनों टेक्नोलॉजी है ये। इट इज कॉस्ट कॉम्पिटिटिव, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। हाँ, अब देखो आपका, जैसे मैं बताते हैं कि इंडिया के लिए बेनिफिशियल क्यों है, तो एक तो बता दिया आपको ट्रॉपिकल कंट्री है, फिर इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हमें जो अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलता है बिना रुकावट के सोलर एनर्जी, तो उसको हम यूज करके जो है सस्ते में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। देन इट इज कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली, क्योंकि ये तो वही जो हमने नॉन कन्वेंशनल में पढ़े ना, वही पॉइंट्स आपको उसमें उठा के लिख देने कि ये जो है हमारे इन्वायरमेंट को दूषित नहीं करता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, सस्ता पड़ जाता है, एक बार आप इसे लगा देंगे तो कॉस्ट इफेक्टिव है, एंड देन इजी टू कंस्ट्रक्ट है। देन उसके बाद इट इज जनरली यूज्ड मोर इन अप्लायंसेस लाइक हीटर्स, क्रॉप ड्रायर्स, कुकर्स एक्सेट्रा, है ना। सोलर कुकर सुना होगा आपने। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज ग्रेट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी इन गुजरात एंड राजस्थान। तो गुजरात एंड राजस्थान में आप जो है इस एनर्जी को ज्यादा क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि राजस्थान में क्या है, वेजिटेशन भी नहीं है, पेड़ पौधे इतने हैं नहीं, तो डायरेक्ट जो है एनर्जी वहां तक पहुंचती है। और ऊपर से गुजरात में भी आपका यही है कि वो बिल्कुल, और वो तो आपका और नीचे है ना, मतलब राजस्थान से और नीचे, तो वहां पे भी जो है आपकी सोलर एनर्जी पहुंचती है, क्योंकि उसके आसपास कोई लैंड नहीं, एरिया नहीं ना इंटरप्ट करने के लिए सोलर एनर्जी को। नेक्स्ट है आपका विंड एनर्जी। विंड एनर्जी अब अगेन, अब ये क्या होता है, ये भी वही है, पॉल्यूशन, ये सब के सब हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल, और इनके एक कुछ पॉइंट सिमिलर होंगे, अगर आप कुछ भी ना है तो कुछ पॉइंट्स आपको सिमिलर है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, सबके सब कॉस्ट इफेक्टिव है ना, और इंडिया में इनका अच्छा स्कोप है इसको रीजनरेट करने का। एंड ये अल्टरनेटिव है, क्योंकि हमारी जो दूसरी एनर्जी है, फॉसिल फ्यूल्स, वो बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं, तो उनको अगर हमें संरक्षित करना है तो हमें इनके इस्तेमाल पे ज्यादा जोर देना होगा। तो जैसे इंडिया में आप ये भी पढ़ ले सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो है फॉसिल फ्यूल्स कमी होती जा रही है, डिप्लीशन होता जा रहा है, तो उन्हें बचाने के लिए हमें इसके इस्तेमाल पे ज्यादा जोर देना चाहिए और लोगों को इसके लिए अवेयर करना चाहिए। The mechanism of energy conversion from blowing wind is simple. The kinetic energy of wind through turbine is converted into electrical energy. आपने विंड वो देखे होंगे ना, जो आपके होते हैं विंड पावर्स जो होते हैं, तो उसमें जो है जो जब बहुत तेज हवा चलती है तभी उसको जो है टर्बाइन के थ्रू उसको कैप्चर करके उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। उसमें बहुत धीरे हवा चलेगी तब उससे नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये मेनली जो कोस्टल एरियाज में स्टेट्स है, क्योंकि कोस्ट के जस्ट पास क्या है, जैसे अरब सागर है आपका, तो वहां से जब बहुत तेजी से हवा आती है तो उसमें इतनी ताकत होती है कि वो मतलब उसको मूव कराए, है ना। तो उससे क्या होता है, जो टर्बाइन्स मूव करती हैं उससे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। द परमानेंट विंड सिस्टम सच एज ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज एंड सीजनल विंड लाइक मॉनसून हैव बीन यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे गति, हमारे इंडिया में जो है किस तरफ हवा बहती है। एक आपको जो है भाई जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं या फिर हम लोग भी, तो हमें भी एक आइडिया होता है भाई पछुआ हवा चलती है, पूर्वी हवा चलती है, इस तरह से एक जानकारी होती है सभी को। तो हमें पता होना चाहिए किस तरफ हवा गर्मियों में बहती है, किस तरफ सर्दियों में बहती है। तो उसी तरह से हमें अपना जो विंड इंस्टॉलेशन करना चाहिए, विंड पावर जो विंड मिल्स होती है, ताकि हम एनर्जी को जनरेट कर सकें। अब जिस जगह मान लो छुपी हुई है, जहाँ हवा नहीं पहुंची, वहां पे आपने विंड मिल लगा दिया तो वहां पे एनर्जी जनरेट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जैसे कि हमारे कोस्टल क्षेत्र है, चाहे गुजरात हो गया, चाहे केरल हो गया, चाहे आपका आगे राजस्थान में भी, तो ये सारी चीजें हम वहां पे इस्तेमाल
कर सकते हैं। इंडिया है देखो, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस हैं इस तरह की एनर्जी को जनरेट करने की। नेक्स्ट है हमारा टाइडल एंड वेव एनर्जी। टाइडल एनर्जी आप जानते हो क्या होता है, जो ज्वार उठता है समुद्र में, जब हाई टाइड्स उठते हैं, खूब ऊंची लहरें उठती हैं, तो उसको कैप्चर करते हैं हम लोग, और कैप्चर करने के बाद अगेन टरबाइंस जो होती हैं, टरबाइंस उससे मूव होती हैं और उससे हमारा जो है टाइडल एनर्जी क्रिएट होता है। और ये जो है इंडिया के वेस्टर्न जो आपके कोस्टल एरियाज है वहां पे इसको जनरेट किया जा सकता है, बट इस वक्त हम बहुत ज्यादा इस पे स्ट्रेस नहीं कर रहे क्योंकि हमारा विंड और सोलर पे भी थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेशन है। लेकिन इंडिया के पास क्योंकि कोस्टल एरिया काफी ज्यादा है तो इसका स्कोप हमारे पास अच्छा हो सकता है, क्योंकि मालूम पूछ लें आपसे कि भाई टाइडल एनर्जी जो है, ज्वारीय ऊर्जा, उसका हमारे भारत में कैसे मतलब सक्सेसफुल हो सकता है, तो आप बता सकते हो कि हमारे पास 7517 किलोमीटर जो है पूरा हमारे पास तटीय क्षेत्र है ना, तो उस पे हम जो है पानी को इस्तेमाल करके जो है टरबाइंस को लगा के हम टाइडल एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। बट इस वक्त इस पे हमारा ध्यान नहीं जा रहा है क्योंकि हमारे पास अभी कन्वेंशनल जो हमारे कोल पेट्रोलियम में सब है, ऊपर सोलर विंड है, तो हम इस पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहे क्योंकि बहुत कॉस्टली भी है अभी इसको इंस्टॉल करना, काफी कॉस्टली। सिर्फ अमेरिका में ज्यादा होता है, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों में ज्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। नॉट जियोथर्मल, जियो मीन्स अर्थ एंड थर्मल मतलब हीट, तो वो एनर्जी जो अर्थ के अंदर से हीट निकलता है, गर्मी निकलती है, ताप निकलता है, भूतापीय ऊर्जा है ना इसका नाम, भूतापीय, भू मतलब पृथ्वी, ताप मतलब जो ताप है ना, टेम्परेचर अर्थ के अंदर से निकल रहा है, उसको ट्रैप करके जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे अगर आप स्पेशली ठंडे एरियाज में जाओगे ना तो ऊपर ठंडी है, लेकिन जब नीचे आप देखोगे तो वहां से क्या निकलता है, गर्म पानी, बिल्कुल खौलता हुआ पानी निकलता है। बहुत जगह आइसलैंड, आप आइसलैंड चले जाइए, है ना, आइसलैंड तो मतलब पता नहीं क्या बहुत अच्छे नाम से जानते हैं, स्प्रिंग कहते हैं, है ना, ऊपर बर्फ है लेकिन वहां पे आप जाएंगे तो ऐसे तालाब होंगे जहाँ पे एकदम गर्म पानी उबल रहा होगा। आप लेह लद्दाख में भी चले जाइए आपको ऐसा मिलेगा, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग। ठीक है, क्योंकि नीचे क्या है, नीचे तो मैग्मा है, आपका मैग्मा है ना, मैग्मा क्या, वो कौन सी लेयर होती है, इसको हम आपने 11th में पढ़ा था, एस्थेनोस्फीयर, है ना, तो वहीं से तो गर्म मैग्मा बाहर आता है पृथ्वी के। तो मान लो जहां पे भी ये लेयर पतली होती है और वो कांटेक्ट में आता है, मान लो ये आपका एस्थेनोस्फीयर है जहाँ पे मैग्मा है, गरम मैग्मा है, और उसके ऊपर आपकी जमीन है, लेकिन वो लेयर जो है थोड़ी सी पतली है, उसके ऊपर पानी है, तो उससे क्या होता है कि कभी कभी जो मैग्मा होता है वो जब वाटर के बिल्कुल डायरेक्ट तो नहीं, हल्के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो पानी वहां का गर्म हो जाता है, खोलता है। ये सब आपको पोलर एरियाज में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पे पानी खोलता हुआ होता है। आप बोलेंगे यार ऊपर तो बहुत ठंडी है और नीचे आप देखें तो पूरा पानी खोलता हुआ है, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग। पृथ्वी से गर्म पानी आता है स्प्रिंग, बिकॉज ऑफ मैग्मा, ठंड गर्मी की वजह से। तो उसको ट्रैप करके अब ये है हिमाचल प्रदेश में चले जाइए, मानीकरण एक जगह है, वहां पे मंदिर है, तो वहां पे लोग कपड़े में चावल बांध के उसमें डुबोते हैं प्रसाद के लिए, उन्हें लगता है कि चावल पक जा रहा है, लेकिन वो होता क्या, स्प्रिंग होता है ना। तो आप हिमाचल प्रदेश में ये एनर्जी क्रिएट हो सकती है, लद्दाख में ये एनर्जी क्रिएट किया जा रहा है जो है, इसका भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हिमाचल और लद्दाख में इसको क्रिएट करने की काफी कोशिश की जा रही है। अब लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आता है वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। उससे पहले आप बायो एनर्जी पढ़ लीजिए। बायो आप जानते हो कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, स्पेशली जो कुकिंग जैसा छिलका होता है ना, पील जो होती है सब्जियों की, या फिर ये सब चीजें, स्ट्रॉस जो होते हैं, तो जो भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है उसको जब आप एक गड्ढे में डाल दो और जब उसको ऐसे उसके ऊपर सीमेंट एक स्ट्रक्चर बनता है, अगर आपने गांव में कभी देखा हो तो एक सीमेंट का स्ट्रक्चर डोम टाइप का बनता है, उस पर एक पाइप लगा दी जाती है, उसको कनेक्ट किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे भी आपके पास छिलका है, कुछ भी है ना, गांव में ज्यादा वेस्ट निकलता है, उसको आप उसमें डाल दीजिए, गोबर है ये सब, तो वो सड़ता रहेगा, फिर उसके बाद उसमें से मीथेन और ये सब ना एनर्जी निकलती है, तो उससे आप उसको ट्रैप करके उससे जो है खाना जो है बनाया जा सकता है, उससे वो जलता है। वो पहले उसमें से गैस वैस निकलती है, तो मैंने देखा है वो गैस निकलती है, तो उसमें ऊपर लगाते तो वो जलना शुरू हो जाता है, स्टोव टाइप का नहीं होता है वैसे। तो गाँव में बायो एनर्जी काफी काम आती है, क्योंकि बायो मटेरियल से बनता है ना, वो सड़ भी जाता है, फिर जो सड़ा हुआ होता है उसको वो लोग खेत में इस्तेमाल कर लेते हैं एज ए मैन्योर। तो अब जैसे इंडिया में ओखला जो है दिल्ली में, वहां पे बहुत बड़ा प्लांट है बायो एनर्जी का, क्योंकि पूरा कचरा जो है वो वहीं लेकर जाते हैं, वहां पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। नाउ नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। अब हम मिनरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस पे अवेयरनेस के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं आपके, जो आपके उसमें भी आ सकता है, जो 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं हुआ आजकल आपके, वो सेंजा बेस्ड जो है, सोर्स बेस्ड, उसमें आ सकता है। ठीक है, नाउ अब इस पे देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉल्स फॉर प्रोटेक्शन। मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉल्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व द रिसोर्सेज। The alternative energy resources like solar power, wind, geothermal are inexhaustible. इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब हम मिनरल रिसोर्सेज को, एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करेंगे। ठीक है, पहली चीज
यही पॉइंट हो गया आपका कि जो अल्टरनेटिव है उन्हें हमें इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। जो हमारे अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं हमें उन्हीं को इस्तेमाल करना चाहिए। लाइक आपका सोलर हो गया, विंड हो गया, जियोथर्मल हो गया, इन्हीं को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। यही हमारे जो है आपके नॉन, क्योंकि इनएग्जॉस्टिबल ही खत्म नहीं होंगे, और जो हमारे बाकी हैं फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे। तो अगर हमें उन्हें बचाना है तो हमें इन्हें ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, इनके इस्तेमाल पे ज्यादा स्ट्रेस देना चाहिए। देन ये ना देयर शुड बी डेवलप टू रिप्लेस द एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इन केस ऑफ मेटेलिक मिनरल्स, अगर हम मेटेलिक मिनरल्स की बात करें, जो हमारे ये लोहा होता है या फिर इनको भी तुम्हें बचाना है, ये भी बहुत कम है, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, स्क्रैप मेटल्स को यूज करना चाहिए रिसाइकलिंग के थ्रू। जैसे हमें जैसे कभी कभी लोहा सड़ जाता है, हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते ना, उससे प्रॉपर्ली मान लो खराब हो गया लोहा, उसको हमें प्रॉपर जगह ले जाके उसको दोबारा रिसाइकिल करके इस्तेमाल जैसे चाहे वो सिल्वर हो, चाहे आपका गोल्ड हो, चाहे हमारे जो भी आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, इनको हमें ये वेस्ट नहीं करना चाहिए कि हमने कबाड़ करते करते रख दिया। वो प्रॉपर प्लांट में लेके जाइए, उसको दोबारा स्क्रैप को, कबाड़ को आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज ऑफ स्क्रैप इज स्पेशली सिग्निफिकेंट इन मेटल्स लाइक कॉपर, लेड एंड जिंक, जहाँ पे इंडिया पिन का जो है वो कम है ना हमारे पास, कॉपर, लेड एंड जिंक है नहीं, तो जो हमारे पास लिमिटेड है उसको हमें रिसाइकिल करके इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि फेंकना चाहिए। देन यूज ऑफ सब्स्टिट्यूट्स फॉर स्कार्स मेटल्स में ऑल्सो रिड्यूस देयर कंजम्पशन। तो जैसे हम एनर्जी रिसोर्सेज को अल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं, उसी तरह से हमें जो हमारे स्कार्स मेटल्स हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में कम है, उनका भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। अब मान लो जैसे सपोज अगर हमारे पास ये है आयरन, हमारे पास कम है एनवायरमेंट में, स्टील कम है, तो हमें कुछ ऐसा डेवलप करना चाहिए ताकि हम आयरन और स्टील की जो खपत है उसको कम कर सकें, है ना। उससे हम गाड़ियां बनाएं, उससे हम चीजें बनाएं, तो ये हम कर सकते हैं। और जो हमारे मिनरल्स कम है उनको हमें एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जो हमारे स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं उनके जो एक्सपोर्ट है उस पर हमें कमी लानी चाहिए। लाइक एक्सपोर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड स्कार्स मिनरल्स मस्ट बी रिड्यूस्ड सो दैट द एग्जिस्टिंग रिजर्व मे बी यूज्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप लर्न करोगे। 4 पॉइंट हो गए आपके, विद एग्जांपल आपको ये इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये आज की जो क्लास है यहीं पे खत्म होती है। जितने क्वेश्चंस मैंने बताए आपको, आप उसको अच्छे से लर्न करके लिखोगे, ठीक है। लिखोगे नहीं तो फिर बताने का मेरा कोई फायदा नहीं है। पढ़ाना आपको ऐसे ही जैसे आप पहले पढ़ रहे थे आज से पहले, वैसे आप अभी भी पढ़ते रहोगे अगर आपने रिटन प्रैक्टिस नहीं की तो। और आप लोग जो है कल विपिन ये सब आप मुझे अपनी पेजेस सबमिट करेंगे, जो रिटर्न वर्क है ना, जो आज मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, तो उसका जो या तो मैं व्हाट्सएप पे भी, और आप लोग तो बिल्कुल एक्टिव रहते नहीं हो, आप लोग ने बिल्कुल ऑनलाइन क्लास बहुत ही कम की है, तो आप पता नहीं क्या स्कोर करोगे आप लोग बोर्ड एग्जाम में। तो जो भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रिटर्न प्रैक्टिस, और आपकी भी राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप रिटर्न प्रैक्टिस करिए, तभी आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। अब आप लोग थोड़ा सीरियस हो जाइए, ये नहीं कि अभी भी मजाक के अपना कर रहे हैं। क्लास एक्टिवली करिए, जो क्वेश्चन भेजूंगी आप मुझे कल करके लेके दिखाएंगे, ठीक है। कल गायब हो जाओगे। थैंक यू क्लास। ठीक है, आप लोग जाइए हिंदी की क्लास में। अभी हिंदी है ना, इकोनॉमिक्स है।